नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सबके एग्जाम के लिए पॉलिटी की क्लास चल रही है। पॉलिटी के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट UPSSC ने अपने किसी भी एग्जाम में पूछे, उन सारे पॉइंटों का मैंने संकलन किया है। इससे पहले की क्लास में हमने संविधान निर्माण की प्रक्रिया को डिस्कस किया था कि भाई भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण हुआ था। कैबिनेट मिशन ने क्या किया था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट दिया था। इस प्रकार भारत में कुल कितनी सीटें हुई थी? 389 सीटें डिसाइड हुई थी। अब इन 389 सीटों में भी क्या हुआ था? कुछ सीटें तो आपकी ब्रिटिश प्रांत को मिल गई थी, जैसे 296 सीटें, और 93 सीटें किसको मिल गई थी? DC रियासत को। 296 सीटों के लिए तो चुनाव हुआ था, जबकि DC रियासत ने कहा था कि भाई हम अपने यहाँ पर चुनाव नहीं कराएंगे, हम अपने यहाँ से किसी व्यक्ति को संविधान सभा के लिए मनोनीत कर देंगे। तो आपकी संविधान सभा क्या निर्वाचित है कि मनोनीत है? हमारी संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित, आंशिक रूप से मनोनीत है। अभी 296 सीटों में से 4 सीटें तो आपकी चीफ कमिश्नरी वाले क्षेत्र को चली गई थी। अब 292 सीटें किसको मिली थी? ब्रिटिश प्रांत को। 296 सीटों के लिए चुनाव होता है, जिसमें से 208 सीटें तो कांग्रेस को मिल जाती हैं, 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिल जाती हैं, बाकी सीटें छोटे दलों को मिल जाती हैं। इस प्रकार आपका अगस्त में चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो पाती है। इसको इससे पहले की क्लास में हमने डिटेल से पढ़ा था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसको एक बार रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ने का फ़ायदा तभी है जब वो सारी चीज़ें हमें याद हों और एग्जाम में आंसर को सही टिक कर पाएँ। इसलिए हम चीज़ों को बार बार रिकॉल करते रहेंगे ताकि सारी चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पे याद हो जाएं। इसके बाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। 11 दिसंबर को हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाते हैं। 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है? जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। अब संविधान सभा की बैठक होती रहती है। इसी बीच 1947 में क्या हो जाता है? भारत स्वतंत्र हो जाता है। भारत स्वतंत्र होने के साथ साथ एक और चीज़ होती है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है। अब विभाजन हो जाता है तो इससे पहले जब 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ था, तो उस संविधान सभा में बहुत सारे सदस्य क्या थे? मुस्लिम लीग के थे। लेकिन अब विभाजन के बाद क्या होते हैं? बहुत सारे मुस्लिम लीग के सदस्य भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाते हैं। तो पुनः हमें अपनी संविधान सभा को असेंबल करना पड़ता है। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले चुनाव लड़ा था पश्चिमी बंगाल क्षेत्र से, लेकिन विभाजन के पश्चात ये क्षेत्र कहाँ पर चला जाता है? पाकिस्तान में चला जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वहाँ से इस्तीफा दिया था, पुनः चुनाव कहाँ से लड़ा था? बम्बई क्षेत्र से लड़ा था। तो कोई ये छोटे छोटे पॉइंट तो आपको याद होंगे, लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हार्ड करने से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ते हैं तो आपको याद होगी। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक 31 अक्टूबर 1947 को हुई थी। अच्छा, इसी के साथ साथ अक्टूबर 2019 को कुछ हुआ था। क्या हुआ था? इसका आंसर आप मुझे ऑफलाइन कमेंट में दीजिएगा। उद्देश्य प्रस्ताव को हमने स्वीकार कब कर लिया था? उद्देश्य प्रस्ताव जिसे प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को, किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसे हमने स्वीकार कर लिया था 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के जनक या संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के पिता कहे जाते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान निर्माण प्रक्रिया के दौरान वाचन कितने हुए हैं? संविधान निर्माण प्रक्रिया में आपके 3 वाचन हुए हैं। पहला वाचन हुआ था 4 से 9 नवंबर 1948 में। दूसरा वाचन 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ था। तीसरा वाचन हुआ था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 नवंबर को हमने अपने संविधान को स्वीकार नहीं किया था।
26 नवंबर को हमने अपने संविधान का अंगीकरण किया था। अब एक बात आपके मन में आनी चाहिए कि जब 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो उसी दिन हमने अपने संविधान को लागू क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि 1930 में एक अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार स्वाधीनता का लक्ष्य लिया था, और ये अधिवेशन हो कब रहा था? दिसंबर 1929 में। तो उन्होंने कहा था कि अगले रविवार को क्या होगा, अब हम क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस। तो अगले महीने का रविवार कब था? 26 जनवरी। इसीलिए 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। अब भाई हमारा देश आज़ाद कब हो गया था? 15 अगस्त को। अब हम 26 जनवरी की डेट को ऐतिहासिक बनाना चाहते थे, इसलिए हमने कहा कि अब हम अपने संविधान को लागू कब करेंगे? 26 जनवरी को। तो भारत का संविधान बनकर कब तैयार हो जाता है? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन हमने अपने संविधान को लागू कब किया था? 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारत के संविधान के निर्माण में। भारत का संविधान कैसा है? लिखित संविधान है कि अलिखित संविधान? भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का प्राचीनतम लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का। विश्व का प्राचीनतम अलिखित संविधान किसका है? ब्रिटेन का। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। भारत का संविधान कठोर और लचीले का सम्मिश्रण है। हमारा संविधान बहुत ज़्यादा कठोर भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लचीला भी नहीं है। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। तो हमारे संविधान का अंगीकरण कब किया था? भारत के संविधान का अंगीकरण किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को जब हमने अपने संविधान को अपनाया था, तो उसमें कितने भाग थे? उस टाइम पे हमारे संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। अगर आप वर्तमान में भी देखेंगे तो अनुच्छेद तो 395 हैं, लेकिन अलग अलग टाइम पर अलग अलग संविधान संशोधन द्वारा अलग अलग अनुच्छेद जोड़ दिए। जैसे हमने 19 का ए जोड़ दिया है, हमने 44 में जोड़ दिया है, तो अलग अलग हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया है। और वर्तमान में अनुसूचियाँ कितनी हो गई? वर्तमान में अनुसूचियाँ हो गई हैं 12। 4 अनुसूचियों को अलग अलग संविधान संशोधन के द्वारा हमने जोड़ दिया है। जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने साइन किया था? तो जब संविधान सभा में 284 सदस्यों ने साइन किया था। सबसे पहले चुनाव कितने सदस्यों के लिए हुआ था? चुनाव हुआ था 389 सीटों पर, 389 सदस्यों के लिए। 389 सीटों में से चुनाव कितनी सीटों पर हुआ था? चुनाव आपकी सीटों पर हुआ था 296 सीटें, क्योंकि 93 सीटें किसको मिल गई थी? 93 सीटें तो देसी रियासत को। देसी रियासत ने अपने यहाँ पर चुनाव नहीं कराया था। इसी के साथ साथ देखो, भारत का संविधान, पूर्ण संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, लेकिन कुछ ऐसे मामले थे जिनको हमने क्या कर दिया था? 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया था। जैसे कि नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद, ये उपबंध को हमने क्या कर दिया था? 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया था। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? कुल 15 अनुच्छेद लागू हो गए थे। बाकी संविधान हमारा कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के निर्माण में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? संविधान निर्माण में कुल 11 अधिवेशन हुए थे, और 11 अधिवेशन के अतिरिक्त संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। तो कई बार क्वेश्चन में 11 न देकर अगर 12 दे दे तो भी आपको क्या करना है? 12 टिक करना है। वैसे कुल अधिवेशन कितने होते? 11। 12वीं तो अंतिम फाइनल बैठक थी, तो बहुत जगह उसे काउंट नहीं करता, लेकिन एक बार क्या हुआ तो बीपीएससी ने इसको काउंट किया था, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं, जैसे मालती चौधरी थी, रेणुका राय थी, प्रीति लता थी। ये सब कुछ प्रमुख महिलाएं थी जो कि संविधान सभा में भाग लिया था। इनके बहुत ज़्यादा आपको नाम नहीं याद रखने हैं, लेकिन संविधान सभा में 15 महिलाएं थी, ये नाम याद होंगे। जैसे एनी मस्करी थी आपकी, ये सब संविधान सभा में शामिल प्रमुख महिलाएं थी। संविधान सभा में साम्यवादी दल, समाजवादी दल और हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व था? नहीं था। समाजवादी में साम्यवादी दल और समाजवादी दल से कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। साम्यवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी से एक व्यक्ति का आपने नाम सुना होगा, और व्यक्ति था एम एन रॉय।
एम.एन. रॉय किससे जुड़े थे? एम.एन. रॉय जुड़े थे कम्युनिस्ट पार्टी थे। हिंदू महासभा का गठन किसने किया था? हिंदू महासभा का गठन किया था मदन मोहन मालवीय ने। इसी के साथ साथ कांग्रेस की तरफ से कौन था? कांग्रेस की तरफ से के.एम. मुंशी संविधान सभा में शामिल हुए थे। क्या महात्मा गांधी संविधान सभा में शामिल हुए थे? नहीं, महात्मा गांधी संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। हमने अपने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। पहली बार राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को हमने कहाँ पे फहराया था? पहली बार तिरंगा को हमने 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। विदेशी धरती पर पहली बार तिरंगा कब फहराया गया था? विदेशी धरती पर पहली बार तिरंगा 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट ने मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था। मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की माता भी कहा जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको रट लीजिएगा। देखो जीएस आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन जब आप जीएस को प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे और अच्छे से तैयार करेंगे। राष्ट्रगान हमने कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन, जिसको लिखा किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। हमारे राष्ट्रगान की संगीतमय धुन बनाने का श्रेय किसको जाता है? कैप्टन ठाकुर जी को हमारे इस राष्ट्रगान की संगीतमय धुन बनाने का श्रेय जाता है। अच्छा, पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया था? पहली बार 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगान गाया गया था। हर जगह कांग्रेस का हर साल एक वार्षिक अधिवेशन होता था ना। 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। उसी कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? विशन नारायण धर ने 1911 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य कब बना था? मई 1949 में इंडिया कॉमनवेल्थ का सदस्य बना था। अब आपके मन में आएगा कॉमनवेल्थ क्या होता है। जैसे आज भी आप देखते हो कॉमनवेल्थ के गेम्स होते हैं, तो कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल उन देशों का समूह है जो कभी न कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे, लेकिन किसी भी देश को इसकी सदस्यता स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है। जैसे कि अमेरिका भी क्या था? ब्रिटेन का गुलाम था, लेकिन अमेरिका कॉमनवेल्थ की सदस्यता नहीं ग्रहण किया। जबकि भारत ब्रिटेन का गुलाम था, उसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता ग्रहण किया। तो जब जवाहरलाल नेहरू ने कॉमनवेल्थ की सदस्यता को ग्रहण किया था, तो लोगों के मन में एक बात उठी, क्या भारत ने अपनी स्वतंत्रता को फिर से खो दिया है? तो उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ये स्वेच्छा से किया गया एक साइन है। आज हम स्वेच्छा से कॉमनवेल्थ की सदस्यता से जुड़ रहे हैं, कल हम चाहेंगे तो स्वेच्छा से इसकी सदस्यता को छोड़ सकते हैं। इससे हमारी संप्रभुता, हमारी स्वतंत्रता पर कोई भी खतरा नहीं है। 24 जनवरी 1950 को एक तो हमारी संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। उसी दिन हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दो बार लगातार रहने वाले राष्ट्रपति भी हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध किससे है? बिहार राज्य से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में नियम, प्रक्रिया और संचालन समिति के अध्यक्ष भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस के एक अधिवेशन की अध्यक्षता किया। कौन सा अधिवेशन था? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? संविधान निर्माण में कुल 11 वर्ष 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। अगर पूछते स्वतंत्रता के बाद पहली बैठक कब हुई थी? स्वतंत्रता के बाद पहली बैठक हुई थी 31 अक्टूबर 1947 को। जब हमारे संविधान का निर्माण हो गया था, क्या हमने संविधान सभा को भंग कर दिया था? हाँ जी, हमने संविधान सभा को भंग कर दिया था। संविधान सभा का गठन कौन से मिशन के आधार पर हुआ है? कैबिनेट मिशन के आधार पर। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? फैंथिंग लॉरेंस। अन्य 2 सदस्यों में कौन थे? स्टीफर्ड ग्रीव्स और अलेक्जेंडर कनिंघम कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। इसके बाद हमने अंतरिम सरकार का गठन किया था। अंतरिम सरकार के बाद हम चुनाव करा लेते हैं। 1951-52 में जब चुनाव हो जाता है तो अंतरिम सरकार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अंतरिम सरकार में मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्री कौन थे? इसका एक वीडियो चैनल में पड़ा हुआ है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। 17 अप्रैल 1952 को अंतरिम सरकार अस्तित्व से समाप्त हो जाती है।
पहली निर्वाचित संसद कब आ जाती है? मई 1952 में पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में आ जाती है। संविधान सभा के बारे में कुछ वक्तव्य हैं, जैसे निराजुद्दीन अहमद, इन्होंने इसे अपवहन समिति कहा था। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा एक दलीय देश का दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही भारत है। विस्काउंट ने इसे हिंदुओं का निकाय कहा था। विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था? संविधान सभा ने भारत के एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। कई बार एग्जाम का लेवल थोड़ा टफ करता है तो इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। इसी के साथ साथ ऑबर्ट जॉनसन ने इसे वकीलों का स्वर कहा था। केसी वेयर ने क्या बोला था? अर्धसंघीय संविधान कहा था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए, एक अच्छे योग्य नागरिक बनिए। कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करिए कि आपकी वजह से आपके माँ बाप को शर्मिंदा होने पड़े, क्योंकि आप सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते हैं, आप अपनी परवरिश को, अपने परिवार के संस्कारों को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो कभी कुछ ऐसा काम ना करिए कि लोग आपकी माँ बाप की परवरिश उसके पर उंगली उठाएं। मेहनत करिए, अपने सपनों को पूरा करिए।